स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहां पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। शादी के वादे पर 2 साल रिलेशनशिप, रोजाना के शारीरिक संबंध, कई बार गर्भपात, आखिर कितना सह सकती है एक युवती। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमेशा की तरह साहिल दोपहर का खाना खाकर काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन अगले दिन सुबह 9 बजे तक घर वापस नहीं लौटा तो उसकी अम्मी नसीम खान का दिल एक अनजानी आशंका में घबराने लगा। घबराहट इसलिए भी थी कि साहिल का फोन लगातार स्विच्ड ऑफ था। मां की घबराहट वाजिब भी थी क्योंकि साहिल उनका इकलौता बेटा था। 7 साल पहले नसीम के पति सहीम खान की मौत के बाद नसीम ने इकलौते बेटे साहिल और 3 बेटियों को कड़ी मेहनत और कष्ट उठाकर पाला था। नसीम के पति सहीम का लेडीज टेलरिंग का काम था। उनका इंतकाल होने के बाद नसीम ने बच्चों की परवरिश के साथ पति के काम को संभालने की जिम्मेदारी भी उठा ली। दिल्ली के वजीराबाद स्थित गली नंबर 9 में प्लॉट नंबर H9 पर बने अपने घर में ही उसने बुटीक का काम शुरू कर दिया। बड़ी बेटी आयशा ने भी मां का हाथ बंटाना शुरू कर दिया। साहिल 23 साल, बड़ी बहन आयशा से 1 साल छोटा था। साहिल से छोटी उसकी 2 बहनें नाजिमा और फातिमा है। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद साहिल ने भी अपनी मां नसीम का हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। नसीम और उनकी तीनों बेटियां साहिल को प्यार से राजा पुकारते थे, इसलिए जवान होने तक उसका उपनाम राजा ही पड़ गया। साहिल उर्फ राजा प्रिंटिंग प्रेस में मशीन मैन के रूप में काम करता था। राजा के पिता सहीम खान के एक दोस्त हैं अब्दुल सत्तार। शास्त्री पार्क दिल्ली में उनकी प्रिंटिंग प्रेस है। कोरोना वायरस महामारी के बाद लॉकडाउन के कारण प्रिंटिंग प्रेस का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, फिर भी छोटा मोटा काम आता रहता था। इसीलिए राजा कुछ घंटों के लिए प्रिंटिंग प्रेस जरूर जाता था। जब काम अधिक होता था तो वह रात में वहीं रुक जाता था। 10 सितंबर 2020 को शाम करीब 4 बजे राजा अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर प्रिंटिंग प्रेस जाने के लिए निकला था। रात को करीब 10 बजे उसने फोन करके अपनी मां से बताया था कि वह रात को घर नहीं आएगा, लेकिन आमतौर पर राजा जब रात को घर से बाहर होता था तो सुबह 8 से 9 तक घर जरूर लौट आता था। 11 सितंबर को ऐसा नहीं हुआ तो मां नसीम और बहन आयशा ज्यादा परेशान हो गईं। इस दौरान आयशा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अब्दुल सत्तार के अलावा राजा के सभी दोस्तों और जानकारों से फोन करके उसके बारे में पूछताछ कर चुकी थी। किसी से कुछ पता नहीं चला। मनहूस खबर इसी बीच सुबह 11:30 बजे के करीब मोबाइल देखते हुए अचानक आयशा की नजर अपनी ही कॉलोनी के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पड़ी। व्हाट्सएप ग्रुप में एक लाश की फोटो थी, जिसमें लाश की शिनाख्त करने की अपील करते हुए जानकारी दी गई थी कि यह लाश आज सुबह पुलिस ने गली नंबर 9 में अमीना मस्जिद के पास से बरामद की थी। लाश के चेहरे और कपड़ों पर नजर पड़ते ही आयशा के मुंह से चीख निकल रही, हाय अल्लाह, यह क्या हुआ? देखो भाईजान के साथ यह क्या हो गया? रसोई घर से निकलकर नसीम बाहर आई तो देखा बेटी आयशा बदहवास हालत में जमीन पर बैठी मोबाइल की स्क्रीन को देखकर छाती पीटते हुए रो रही थी। इसके बाद आयशा ने नसीम को जो कुछ बताया उसे जानकर उन्हें भी धरती आसमान घूमते नजर आने लगे। इस दौरान नसीम और आयशा की चीख और करुण रुदन सुनकर बाकी दोनों बहनें भी अपने कमरों से बाहर निकल आईं। दरअसल व्हाट्सएप का यह मैसेज नसीम के परिवार पर कहर बनकर टूटा था। जिस बेटे के लौटने का वह सुबह से बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थीं, उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल उसी सुबह करीब 7:30 बजे वजीराबाद इलाके की अमीना मस्जिद की सीढ़ियों के पास राहगीरों ने सड़क पर एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद लोगों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। पुलिस कंट्रोल रूम ने आगे की कार्रवाई के लिए वजीराबाद थाने को सूचना दे दी, क्योंकि यह इलाका इसी थाना क्षेत्र में आता था। सूचना मिलने के बाद SHO PC यादव अमीना मस्जिद इलाके के बीट ऑफिसर तथा एडिशनल SHO गुलशन कुमार को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि युवक की मौत हो चुकी है। मृतक की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल रही होगी, जिसके शरीर पर गेहुए रंग की टी-शर्ट और ब्लैक कलर की जींस थी। लाश को मस्जिद की सीढ़ियों पर घसीट कर लाकर डाला गया था। क्योंकि मृतक के पांव में चप्पल या जूते नहीं थे, इसलिए साफ समझा जा सकता था कि उसकी मौत यहां नहीं हुई थी। युवक के शरीर पर किसी चोट या घाव इत्यादि के निशान नहीं थे, न ही शरीर के किसी हिस्से से खून बह रहा था। हाँ, उसके गले पर कुछ निशान जरूर थे। जांच करने पर लाश के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी, इसलिए ज्यादा शराब पीने के कारण अथवा हार्ट अटैक की आशंका भी लग रही थी। पुलिस को उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ हो जाएगी,
पुलिस की पहली प्राथमिकता लाश की जल्द शिनाख्त करना था। एसआई प्रदीप कुमार इलाके के बीट ऑफिसर थे। वजीराबाद की गली नंबर 9 एक ऐसा इलाका है जिससे करीब 50 गलियां आपस में जुड़ती हैं। एसएचओ पीसी यादव के कहने पर एएसआई प्रदीप ने आसपास के लोगों को बुलाकर लाश की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। सफलता नहीं मिली तो उन्होंने लाश के फोटो खींचकर इलाके में रहने वाले अधिकांश जिम्मेदार लोगों को व्हाट्सएप पर भेजे। उन्होंने इलाके के जानकार लोगों से लाश की फोटो अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों को भेजने के लिए भी कहा। पुलिस की यह तरकीब काम आई। यही फोटो करीब 11:30 बजे आयशा ने अपने मोबाइल पर कॉलोनी के एक व्हाट्सएप ग्रुप में देखी। मरने वाला उसका छोटा भाई साहिल उर्फ राजा था। लाश के साथ जो मैसेज लिखा था उसमें स्पष्ट किया गया था कि लाश की पहचान करने वाले तत्काल वजीराबाद थाना पुलिस से संपर्क करें। व्हाट्सएप मैसेज में राजा की लाश का फोटो देखने के बाद उसके घर में मातम शुरू हो गया था। तीनों बहनें और मां छाती पीटने लगीं। कुछ देर में जानकारी मिलने पर लोग उनके घर पहुंच गए। लोगों का मजमा लग गया। उसके बाद घर वाले रिश्तेदारों के साथ वजीराबाद थाने पहुंचे। वजीराबाद पुलिस तब तक गली नंबर 9 में मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मोर्चरी भेज चुकी थी। इससे पहले जांच पड़ताल के लिए फोरेंसिक टीम ने घटना की सभी औपचारिकता पूरी कर ली थी। एसएचओ पीसी यादव ने इलाके के एस सुरेश चंद्र और डीसीपी एंटो अल्फांसो को भी इलाके में मिले। एसएचओ पीसी यादव ने घटनास्थल से लौटने के बाद वजीराबाद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में अज्ञात व्यक्ति की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच का काम अतिरिक्त थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का काम देख रहे गुलशन कुमार गुप्ता के सुपुर्द कर दिया। जांच का काम हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर गुलशन ने सब इंस्पेक्टर देवेंद्र, एएसआई प्रदीप और राजीव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की। इस टीम में हेड कांस्टेबल कैलाश, कांस्टेबल रितेश, अजय और महिला हेड कांस्टेबल सुजाता को शामिल किया गया। घर वाले पहुंचे थाने। पुलिस ने जब तक ये कवायद की तब तक साहिल उर्फ राजा के घर वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका फोटो देखकर वजीराबाद थाने पहुंच गए। एसएचओ पीसी यादव से मिलने के बाद राजा के परिवार वालों ने सब्जी मंडी मोर्चरी पहुंचकर इस बात की पुष्टि कर दी कि शव साहिल उर्फ राजा का ही है। शिनाख्त की कार्रवाई होने के बाद इंस्पेक्टर गुलशन ने राजा के घर वालों को सांत्वना देकर उनसे राजा की किसी से रंजिश, लेन देन के विवाद और तमाम शंकाओं के बारे में जानकारी हासिल की। घर वालों ने इंस्पेक्टर गुलशन को ऐसे किसी भी पहलू पर कोई संदेहजनक बात नहीं बताई। उन्होंने पुलिस को 10 तारीख को राजा के घर से जाने से लेकर रात को आखिरी बार फोन पर हुई बातचीत की जानकारी दे दी। राजा घर से अब्दुल सत्तार की प्रिंटिंग प्रेस पर गया था। इंस्पेक्टर गुलशन ने अब्दुल सत्तार का एड्रेस और फोन नंबर लेकर उसी समय एक टीम भेजकर उसे थाने बुलवा दिया। इंस्पेक्टर गुलशन ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांटकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए। एक टीम गली नंबर 9 में अमीना मस्जिद के पास आने वाले रास्तों पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल का काम करने लगी। दूसरी टीम शास्त्री पार्क से प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले अब्दुल सत्तार को थाने ले आई। अब्दुल सत्तार ने इंस्पेक्टर गुलशन को बताया कि राजा शाम 5 बजे जब प्रिंटिंग प्रेस पर आया था तो उसके साथ वजीराबाद में रहने वाला उसका दोस्त शाहजेब भी था। उस रात प्रिंटिंग प्रेस पर कोई जॉब वर्क नहीं था। रात को करीब 8 बजे उसने राजा और शाहजेब के साथ खाना खाया। इसके कुछ देर बाद पहले शाहजेब वहां से गया। उसके बाद करीब 9 बजे वह अपनी बाइक लेकर चला गया। राजा के दोस्त शाहजेब से राजा के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी, इसलिए इंस्पेक्टर गुलशन ने शाहजेब का पता हासिल कर उसे थाने बुलवा दिया। शाहजेब ने पूछताछ में बताया कि शाम 4:30 बजे राजा उसे गली नंबर 9 में मिला था। उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसके कहने पर वह राजा के साथ प्रिंटिंग प्रेस पर चला गया। रात 8 बजे खाना खाने के बाद जब उसने राजा से घर चलने के बारे में पूछा तो राजा ने उससे कहा कि उसे वर्षा से मिलना है, इसलिए उसे देर हो सकती है, लिहाजा वह ऑटो पकड़कर घर चला जाए। कहानी में महिला का जिक्र आया तो इंस्पेक्टर गुलशन ने शाहजेब से वर्षा के बारे में पूछताछ की। उसने बताया कि वर्षा राजा की गर्लफ्रेंड है और वजीराबाद की गली नंबर 8 में अपने भाई आकाश और विशाल के साथ रहती है। शाहजेब ने बताया कि राजा और वर्षा की दोस्ती 5-6 साल पुरानी है। एक तरह से दोनों के बीच लिव इन रिलेशनशिप थी और राजा ही वर्षा के सारे निजी खर्चे उठाता था। इंस्पेक्टर गुलशन को अचानक मामले में प्रेम प्रसंग की बू आने लगी। शाहजेब से राजा की गर्लफ्रेंड के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस की एक टीम तत्काल वर्षा के मकान पर पहुंच गई। वह 4 मंजिला मकान था। वर्षा 4थी मंजिल पर अपने भाई आकाश और विशाल के साथ रहती थी। पुलिस को वहां ताला लटका मिला। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि 11 तारीख की सुबह से वर्षा और
उसके भाई को किसी ने नहीं देखा। वर्षा आई संदेह के दायरे में। वर्षा और उसके भाइयों का घर पर नहीं मिलना पुलिस के लिए शक का आधार बन गया। इंस्पेक्टर गुलशन को राजा हत्याकांड की कड़ियां वर्षा से जुड़ती नजर आने लगीं। जांच अधिकारी गुलशन ने वर्षा और उसके भाइयों पर जांच केंद्रित कर दी। वर्षा के मकान की मालकिन वंदना सक्सेना से पुलिस को वर्षा के भाई आकाश का नंबर मिल गया। उस नंबर को मिलाया गया तो वह स्विच्ड ऑफ मिला। जांच अधिकारी ने आकाश के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा ली। कॉल डिटेल्स में ज्यादा बातचीत होने वाले नंबरों की पड़ताल की गई तो उनमें एक नंबर वर्षा का निकला। जांच अधिकारी गुलशन ने अपनी टीम को लगाकर एक साथ दो काम किए। उन्होंने सबसे पहले वर्षा और राजा के लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहे मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसके अलावा गली नंबर 8 में जहां वर्षा अपने भाइयों के साथ रहती थी, उसके मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल की गई। तब तक इंस्पेक्टर गुलशन को गली नंबर 9 में अमीना मस्जिद के आसपास की तरफ आने वाले रास्तों की फुटेज मिल चुकी थी। इस फुटेज की जांच में पता चला कि राजा को दो लड़कियां एक ऑटो से उतारकर अपने कंधों का सहारा देकर लगभग घसीटते हुए अमीना मस्जिद की तरफ ले जा रही थीं। सीसीटीवी फुटेज से यह तो साफ हो गया कि जिस युवक को दोनों लड़कियां ले जा रही थीं, उसका पहनावा और हुलिया राजा से मिलता जुलता था। लेकिन एक दिक्कत यह थी कि सीसीटीवी फुटेज में उस ऑटो का नंबर स्पष्ट नहीं था जिसमें दोनों लड़कियां राजा को लेकर आई थीं। लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 8 ऐसे नंबर की लिस्ट तैयार की जो ऑटो के धुंधले नजर आ रहे नंबर से मिलते जुलते थे। उन सभी ऑटो के पंजीकृत पते हासिल किए गए। जांच टीम को इनमें डीएलए कार V8434 नंबर का एक ही ऑटो ऐसा मिला जो घटना स्थल से सबसे करीब त्रिलोकपुरी के पते पर पंजीकृत था। यह ऑटो रविंद्रपाल के नाम पर दर्ज था। पुलिस की एक टीम तत्काल पंजीकृत पते पर भेजी गई। रविंद्रपाल ने पूछताछ करने पर बताया कि उसका ऑटो 2 शिफ्ट में चलता है। दिन की शिफ्ट में वह खुद ऑटो चलाता है, जबकि रात की शिफ्ट में उसका ऑटो गोकुलपुरी निवासी मुकेश चलाता है। रविंद्रपाल से ऑटो ड्राइवर मुकेश का पता मिल गया। मुकेश को पुलिस वजीराबाद थाने ले आई। मुकेश ने पूछताछ में बताया कि रात के समय वह कश्मीरी गेट बस अड्डे से ऑटो चलाता है। 10 सितंबर की आधी रात के बाद वह कश्मीरी गेट बस अड्डे से सोनिया विहार में एक सवारी छोड़ने आया था। सुबह वह जट प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के पास खड़ा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था कि सुबह करीब 5:30 पौने 6 बजे 2 किन्नर उसके पास आए और बोले उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब है, उसे वजीराबाद में उसके घर छोड़ना है। मुकेश ने बताया कि इसी बीच अस्पताल के भीतर से एक लड़का और लड़की स्ट्रेचर पर किसी युवक को डालकर बाहर लाए जो मूर्छित था। दोनों किन्नर और लड़का लड़की ने मिलकर स्ट्रेचर पर मूर्छित पड़े युवक को उतारकर ऑटो की पिछली सीट पर बैठा दिया। लड़का और लड़की मूर्छित युवक को पकड़कर पिछली सीट पर बैठ गए, जबकि एक किन्नर यह कहकर अस्पताल के अंदर चला गया कि वह डॉक्टर से डिस्चार्ज के पेपर लेकर बाद में घर आ जाएगा। दूसरा किन्नर ऑटो चालक के साथ ही सीट पर बैठ गया। इसके बाद वे उसे वजीराबाद की तरफ ले गए, लेकिन वजीराबाद में गली नंबर 9 के पास जाकर वे शायद घर का रास्ता भूल गए और उसे इधर उधर घुमाने लगे। इस पर मुकेश ने गुस्से में आकर लड़के और लड़की से बहस के बाद उन्हें मूर्छित युवक के साथ गली नंबर 8 के बाहर उतार दिया और चला गया। मुकेश ने जो कुछ बताया उससे जांच की कड़ियां आपस में जुड़ रही थीं। पुलिस ने जब अब्दुल सत्तार शाहजेब को अमीना मस्जिद के पास मिली सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि फुटेज में जो 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं उनमें से एक वर्षा ही है। आधा अधूरा रहस्य। दूसरी तरफ जांच अधिकारी गुलशन के निर्देश पर पुलिस की एक टीम ने जब प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल पहुंचकर वहां से भी सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। सीसीटीवी की फुटेज में स्ट्रेचर पर मूर्छित युवक को अस्पताल से बाहर जो लड़का लड़की लेकर आए थे उनमें से एक लड़की वर्षा ही थी। वर्षा की मकान मालकिन वंदना सक्सेना को बुलवाकर जब फुटेज दिखाई गई तो उसने बताया सीसीटीवी फुटेज में वर्षा के साथ जो युवक स्ट्रेचर लेकर बाहर आ रहा है वह उसका भाई विशाल है। अमीना मस्जिद के पास जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी उसमें ऑटो से उतारकर एक युवक को ले जाती जो 2 लड़कियां दिख रही थीं। वंदना सक्सेना ने उनकी भी पहचान कर दी। इस फुटेज में एक लड़की वर्षा थी और दूसरी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसका किन्नर भाई आकाश था, जिसे लोग आकांक्षा के नाम से पुकारते थे। जांच अधिकारी गुलशन को मृतक साहिल उर्फ राजा और वर्षा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच से यह भी पता चल गया कि उस रात राजा के मोबाइल की लोकेशन 9:30 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक वर्षा के घर के आसपास थे। वर्षा और उसके भाइयों के खिलाफ सबूत और पुख्ता करने के लिए पुलिस ने जब गली नंबर 8 में वर्षा के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसके हाथ कुछ ऐसी फुटेज लगी जिससे यह पता चल गया
कि उस रात राजा करीब 9:30 बजे वर्षा के घर पर आया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ था उस रात राजा 4 बार वर्षा के घर में थोड़े थोड़े अंतराल से नीचे आया और गया था। उसी सुबह करीब 5:15 बजे 2 लड़कियां मकान से बाहर निकलीं, जो कुछ देर में एक ऑटो को लेकर वहां आई। बाद में उस फोटो में एक युवक को लादा गया जो मूर्छित था। सीसीटीवी फुटेज में कुल 4 लोग दिखाई पड़ रहे थे। वर्षा की मकान मालकिन वंदना सक्सेना को जब यह फुटेज दिखाई गई तो उसने बताया कि उन चारों में से एक वर्षा है, बाकी 2 उसके भाई विशाल और दूसरा भाई किन्नर आकाश उर्फ आकांक्षा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे चौथे शख्स की वह पहचान नहीं कर पाई, लेकिन इतना जरूर बताया कि यह एक किन्नर है जो वर्षा के भाई आकाश उर्फ आकांक्षा के साथ अक्सर उनके फ्लैट पर आता जाता था। अब तक की जांच में साहिल उर्फ राजा की हत्या से वर्षा और उसके भाइयों के सीधे संबंध की बात प्रमाणित हो रही थी, इसलिए पुलिस ने अब अपना ध्यान उनकी गिरफ्तारी पर केंद्रित कर दिया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर गुलशन ने उनके फोन ट्रैकिंग पर लगवा दिए, जिससे पता चला कि उनके फोन बीच बीच में खुलते, 1 से 2 लोगों से बातचीत के बाद फिर बंद हो जाते। लेकिन इससे पुलिस को उन दोनों की लोकेशन मिलती रही जिसके मुताबिक वे उस वक्त उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में थे। पुलिस की एक टीम शाहजहांपुर पहुंच गई। दिल्ली में बैठी साइबर टीम उन्हें लगातार वर्षा और आकाश के फोन की ताज़ा लोकेशन से अवगत कराती रही। आखिरकार कड़ी मशक्कत और कई जगहों पर दबिश देने के बाद 13 सितंबर की रात मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से वर्षा और उसके एक भाई आकाश को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ आकाश का किन्नर दोस्त अली हसन उर्फ अलका भी था, जो हत्याकांड में उनके साथ शामिल था। वर्षा, आकाश और अली हसन को पुलिस टीम 14 सितंबर को दिल्ली ले आई। दिल्ली लाकर जांच अधिकारी गुलशन व एसएचओ पीसी यादव के सामने कड़ी पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों ने सच उगल दिया, जिसके बाद साहिल हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह सामने आई। वर्षा, विशाल और आकाश 3 भाई बहन हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के हसनापुर गांव के रहने वाले। वर्षा की मां की 21 साल पहले मौत हो गई थी। पिता पप्पू बेरोजगार और नशे का आदी था। छोटा भाई आकाश बचपन से ही किन्नरों के प्रति आकर्षित था, जिस कारण किशोरावस्था तक आते आते वह पूरी तरह किन्नर बन गया। पिता नाकारा था, इसलिए तीनों बहन भाई पेट पालने के लिए 7 साल पहले दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद आकाश नंदनदरी में किन्नरों की टोली में शामिल हो गया, जहां उसका नाम आकांक्षा पड़ गया। आकाश किन्नरों की टोली में रहकर जो कुछ कमाता, उसी से तीनों बहनों भाइयों का गुजारा होता था। कुछ समय बाद वर्षा के दूसरे भाई विशाल ने भी छोटे मोटे काम करके कमाई शुरू कर दी। करीब 5 साल पहले की बात है। तब आकाश, विशाल और वर्षा शास्त्री पार्क इलाके में किराए के फ्लैट में रहते थे। यहीं पर अब्दुल सत्तार की प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले साहिल उर्फ राजा से वर्षा की आंखें 4 हुईं और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वर्षा गांव और गरीबी में पली जरूर थी, लेकिन तीखे नाकनक्श होने के कारण वह काफी आकर्षक और सुंदर लगती थी। राजा पहली ही नजर में वर्षा को देखकर उस पर फिदा हो गया। मां बाप का साया सिर पर नहीं होने के कारण वर्षा को अच्छे बुरे की सीख देने वाला कोई नहीं था, इसलिए राजा से आंखें मिलने के बाद वर्षा का किशोर मन बहक गया। दोनों के प्रेम की कहानी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे राजा का वर्षा के घर में आना जाना शुरू हो गया। आकाश और विशाल ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में घर आने जाने के दौरान राजा और वर्षा के बीच जिस्मानी संबंध भी कायम होने लगे। कुछ समय बाद आकाश और विशाल को इस बात का पता चल गया कि वर्षा और राजा एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों भाइयों ने राजा से इस बारे में बात की तो राजा ने कहा वह वर्षा से सच्चा प्यार करता है और उससे निकाह करना चाहता है। जब विशाल और आकाश ने पूछा कि वह कब शादी करेगा, तो राजा ने कहा जैसे ही उसकी बड़ी बहन आयशा की शादी हो जाएगी वह वर्षा से शादी कर लेगा। वक्त तेजी से गुजरने लगा। राजा और वर्षा एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। वर्षा के तमाम खर्चे राजा ही उठाता था। राजा ने वर्षा को अपने परिवार वालों से भी मिलवा दिया था। घर वालों को दोनों के रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। 1.5 साल पहले वर्षा और उसके भाइयों को जब शास्त्री पार्क वाला फ्लैट खाली करना पड़ा तो राजा ने ही उन्हें वजीराबाद की गली नंबर 8 में वंदना सक्सेना के मकान की 4थी मंजिल का फ्लैट किराए पर दिलवाया था। राजा अक्सर रात को प्रिंटिंग प्रेस में काम करने बाद खाली होकर वर्षा के पास उसके फ्लैट पर चला आता था। ये बात राजा के घर वालों के साथ अब्दुल सत्तार व उसके दोस्त शाहजेब को भी मालूम थी। पिछले कुछ सालों से राजा के साथ लगातार जिस्मानी संबंध बनाने के कारण वर्षा कई बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। प्रेग्नेंट होने के बाद वह राजा पर शादी का दबाव बनाती तो वह ये कहकर टाल जाता कि बड़ी बहन आयशा की शादी से पहले वह शादी नहीं कर सकता।
इस कारण कुंवारी मां बनने की जगह वर्षा को अबॉर्शन कराना पड़ता था। यही कारण था कि वर्षा अब राजा के साथ जिस्मानी संबंध बनाने पर ऐतराज करने लगी थी ताकि वह उससे जल्द शादी कर सके। 10 सितंबर की शाम को राजा ने वर्षा से फोन करके कहा था कि वह 9 या 10 बजे तक फ्लैट पर पहुंचेगा। वह 9:30 बजे बाइक लेकर वर्षा के फ्लैट पर पहुंचा। वहां पहले से ही वर्षा का भाई विशाल, उसका छोटा भाई किन्नर आकाश उर्फ आकांक्षा और आकाश का किन्नर शिष्य अली हसन उर्फ अलका मौजूद थे। रात 11 बजे से राजा ने उन चारों के साथ शराब पीनी शुरू कर दी। इस दौरान राजा 1 से 2 बार नीचे उतर कर आया और सिगरेट पी फिर दुकान से सोडा खरीद कर ऊपर ले गया। रात में करीब 1:30 बजे शराब खत्म होने पर वह उस गली से थोड़ी दूर रहने वाले अपने एक जानकार से शराब की बोतल भी लेकर आया। शराब लाने के बाद राजा, वर्षा, विशाल, आकाश और अली हसन ने चौथी मंजिल के ऊपर बनी छत पर पहुंचकर फिर से 2 पैग शराब पी। इसके बाद विशाल, आकाश और अली हसन तो नीचे उतरकर चौथी मंजिल पर आ गए, लेकिन राजा और वर्षा ऊपर ही रह गए और आपस में अपनी निजी बातें करने लगे। 5वीं मंजिल पर एक स्टोर रूम नुमा कमरा बना था जो खाली था। राजा और वर्षा घर में वर्षा के भाइयों के होने पर इसी कमरे में अपनी रातें गुलजार करते थे। राजा को शराब काफी चढ़ चुकी थी। आकाश, विशाल और अली हसन के नीचे जाने के कुछ देर बाद राजा ने सिगरेट पीते हुए वर्षा के शरीर से खेलना शुरू किया तो वर्षा ने राजा को झिड़क दिया और कहा, जब तक शादी नहीं करोगे अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक तो शराब का नशा, ऊपर से वह जिस लड़की को अपनी बपौती समझता था उसने झिड़क दिया, लिहाजा राजा को गुस्सा आ गया। उसने जलती सिगरेट वर्षा के सीने पर दाग दी। तेज जलन से वर्षा के मुंह से चीख निकल गई। चीख इतनी तेज थी कि चौथी मंजिल पर बैठे विशाल, आकाश और अली हसन चौंक गए। तीनों किसी अनिष्ट की आशंका में तेजी से 5वीं मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने देखा राजा वर्षा को थप्पड़ मार रहा है। विशाल और आकाश ने राजा को पकड़कर वर्षा से दूर किया और मारपीट का कारण पूछा तो वर्षा ने भाइयों को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर दोनों भाइयों का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। शराब का नशा सभी के सिर पर हावी था। भाइयों की भावनाएं हिलोरे मारने लगीं। आकाश, विशाल और अली हसन गुस्से में राजा पर टूट पड़े। गुस्सा इतना तेज था कि विशाल ने जीन्स की बेल्ट निकालकर उसका फंदा राजा के गले में डाल दिया और जोर से दबाने लगा। आकाश और अली हसन ने उसे दबोच लिया था। आकाश ने इसी अवस्था में राजा के शरीर पर 2 से 3 जगह जलती सिगरेट से दाग कर पूछा, देखा तूने जलती सिगरेट शरीर पर लगने से कितना दर्द होता है? अरे हरामी, मेरी बहन ने तुझे अपनी जिंदगी के 5 साल दिए और तू उसे ये सिला दे रहा है। आज तू इसका अंजाम भुगतेगा। इसके बाद दोनों भाइयों के गुस्से का पारावार नहीं रहा। उन्होंने जोश और गुस्से में उसकी गर्दन को इतना दबाया कि राजा की सांसें रुक गईं और उसकी मौत हो गई। वर्षा और उसके भाइयों ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन जब राजा को होश नहीं आया तो चारों के होश उड़ गए। शराब का नशा काफूर हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वे राजा को खींचते हुए चौथी मंजिल पर लाए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वे समझ रहे थे कि किसी अंदरूनी चोट के कारण वह बेहोश हुआ है, इसलिए चारों ने मिलकर फैसला किया कि उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। सलाह मशविरे के बाद सुबह करीब 5:15 बजे चारों ऑटो रिक्शा से उसे जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल ले गए। लगा मरा नहीं है राजा। वहां डॉक्टर ने नब्ज देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। शराब की बदबू के कारण डॉक्टर को लगा कि शायद वह ज्यादा शराब पीने के कारण मर गया है। तब तक उन्होंने न तो पर्चा बनवाया था, न ही कोई लिखत पढ़त करवाई थी। वर्षा और विशाल राजा को जैसे लाए थे वैसे ही स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। इस दौरान आकाश और अली हसन ने एक दूसरा ऑटो किया जिसे ड्राइवर मुकेश चला रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि राजा का शव उसी के घर के आसपास कहीं सड़क पर छोड़ देंगे ताकि लोगों को लगे कि शराब पीकर गिरने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन शव को मुकेश के ऑटो में रखकर गली नंबर 9 पहुंचे तो वे उसके घर की लोकेशन भूल गए। ड्राइवर मुकेश जल्दी कर रहा था, इसलिए उन्होंने शव को अमीना मस्जिद के पास ऑटो से उतार कर मस्जिद की सीढ़ियों के पास छोड़ दिया। राजा का शव लावारिस अवस्था में छोड़ने के बाद पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से विशाल और अली हसन उर्फ अलका तो वहीं से कहीं और चले गए, जबकि आकाश उर्फ आकांक्षा अपनी बहन वर्षा के साथ फ्लैट पर पहुंचे। राजा की चप्पलें, उसका मोबाइल फोन और पर्स वर्षा के कमरे में ही छूट गए थे। उन्होंने हसन को फोन कर के बुलाया और उसका सामान यमुना नदी में फेंकवा दिया। फ्लैट के नीचे खड़ी राजा की मोटरसाइकिल को उन्होंने गली नंबर 9 के बाहर एक जगह लावारिस खड़ी करके लॉक कर दिया। सुबह करीब 7 बजे वर्षा, आकाश और अली हसन अपने पहनने के कुछ जरूरी कपड़े और सामान लेकर कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचे।
बस से तीनों पहले शाहजहांपुर गए और फिर हरदोई, जहां वे लगातार ठिकाने बदलते रहे। वर्षा ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वह राजा के द्वारा शादी न किए जाने और लगातार अपने शरीर से खिलवाड़ करते रहने के कारण उससे नाराज तो थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी हत्या करने के बारे में नहीं सोचा था। पुलिस पूछताछ के बाद उनकी शिनाख्त पर यमुना में राजा की चप्पलें, पर्स और मोबाइल की तलाश की गई, लेकिन वे बरामद नहीं हुए। अलबत्ता गली नंबर 9 के पास लावारिस हालत में खड़ी राजा की बाइक जरूर बरामद कर ली गई। पूछताछ के बाद जांच अधिकारी गुलशन कुमार गुप्ता ने मुकदमे में हत्या की धारा 302 के साथ सबूत मिटाने की धारा 201 तथा दफा 34 जोड़कर आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। कथा लिखे जाने तक चौथा आरोपी विशाल फरार था। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।